की शुरुआत कहीं ना कहीं से हुई होगी। उस सबसे छोटी इकाई को हम किस नाम से जानते हैं? ये एक क्वेश्चन मार्क है ना। तो इसी से शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर हम जीवन की शुरुआत की बात करें तो सबसे छोटी इकाई को हम अणु कह सकते हैं। अणु, ठीक। अणु क्या होता है? ये परमाणुओं का समूह होता है। परमाणुओं का समूह, और रासायनिक यौगिकों की सबसे छोटी इकाई। रासायनिक यौगिकों की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, इसको हम अणु बोल सकते हैं। ठीक है। अगर हम जो है इसको थोड़ा सा जूम आउट कर ले। ओके। अब सबसे पहला पॉइंट तो हो गया अणु। जी देखिए, कोई भी चीज इस पृथ्वी पे जो बनी हुई है उसमें जो सबसे ज्ञात छोटा पॉइंट है वो अणु होता है। ठीक। अब सेकंड नंबर पे अणु से ऊपर क्या होगा? तो मान लीजिए यहाँ पे हो गया अणु। ओके। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या है? तो सेकंड नंबर पे जो है वो आता है कोशिका। कोशिका, जैसे नर्व सेल हो गई, ठीक, तंत्रिका कोशिका हो गई। फिर उसके बाद क्या आता है? देखिए, कई सारी कोशिकाएं मिलकर के एक कोशिका समूह बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एक कोशिका समूह बनाती हैं। कई सारी कोशिकाएं मिलकर कोशिका समूह का निर्माण करती हैं। और ये जो कोशिका समूह होता है ये ऊतक या अंगों का निर्माण करता है। ऊतक, टिश्यू या अंग, कई सारे टिश्यू मिलकर के एक अंग बनाते हैं। ठीक है। और फिर पूरी अंग की प्रणाली बनती है, एक सिस्टम बनता है पूरा अंगों का। ठीक है। तो इस प्रकार से देखें तो जब कई सारी सेल्स जो है टिश्यू मिलकर के एक पूरा ऑर्गन बनाते हैं, और उस ऑर्गन के बाद जो है कई सारे ऑर्गन मिलकर के पूरा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और फिर उस स्ट्रक्चर को हम एकाकी जीव कह सकते हैं। एकाकी जीव मतलब यहाँ से अणु से शुरू होता है। एक एटम जो है, उसके बाद वो एटम्स मिल करके एक सेल बनाते हैं। कई सारी सेल मिलकर के एक कोशिका समूह मतलब सेल ग्रुप का निर्माण करती हैं, और इन सेल ग्रुप्स की वजह से जो है ऊतकों का निर्माण होता है। ऊतकों से अंगों का निर्माण होता है, और फिर कई सारे अंग मिलकर के एक अंग प्रणाली बनाते हैं। उसके बाद जो है एकाकी जीव जो होते हैं, कई सारी एकाकी जीव मिलकर के अपनी तरह के जीवों की एक जनसंख्या बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं? एकाकी जीव मिलकर के एक जनसंख्या बनाते हैं। इस जनसंख्या में किस तरह के जीव होते हैं? सेम जैसे यहाँ पे एक जीव था बना था, जैसे भैंस है, तो अपने तरह की कई सारी भैंसें मिलकर के एक जीव बनाएंगे। ठीक। उसके बाद फिर कई सारे जीव इसी तरह पारिस्थितिकी तंत्र में, सिर्फ भैंस थोड़ी ना, भैंस तो एक एग्जाम्पल के लिए लिया गया। इसी तरह जो है कई सारे जीव जो है पारिस्थितिकी तंत्र में होते हैं। तो उसके बाद जो है एक पूरा समुदाय बनेगा जीवों का। तो क्या बनेगा? एक जीव समुदाय बनेगा। जीव समुदाय में कई सारे सभी प्रजातियों के जीव शामिल होंगे। सभी प्रजाति के जीव इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा। ठीक है। एक क्या होगा? एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा। पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा। इसमें जीवों के साथ साथ अजैविक जीव भी अजैविक घटक भी रहेंगे। आई एम सॉरी, अजैविक घटक। ठीक। और फिर एटलीस्ट लास्ट में जो है क्या निर्माण होगा? एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा, और उसके बाद लास्ट में जो है जैव मंडल का निर्माण होगा। हमारे जैव मंडल का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से देखें तो सबसे पहले अणु बना, फिर कोशिका बनी, फिर कोशिका समूह बने, फिर एकाकी जीव बने, फिर जनसंख्या आई, सेम जीवों की एकाकी जीवों की जनसंख्या आई, फिर जीव समुदाय आया, और उसके बाद जो है पारिस्थितिकी तंत्र आता है, और कई सारे पारिस्थितिकी तंत्र मिलकर के एक जैव मंडल का निर्माण करते हैं, जिसमें जैविक और अजैविक और ऊर्जा संगठन 3 प्रकार के बेसिकली घटक होते हैं। तो आई होप कि ये जो टॉपिक हमने अभी पढ़ा, ये एक जो डायग्राम पढ़ा, इसको हम कह सकते हैं पारिस्थितिकी संगठन का स्तर। इसको हम किस संज्ञा से जान सकते हैं? पारिस्थितिकी संगठन का स्तर। संगठक या संगठन
का स्तर, पारिस्थितिकी संगठन का स्तर, ठीक, इसको इस नाम से जान सकते हैं। ओके गाइस, चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की कि एक अणु से पहले पूरा जैवमंडल का कैसे निर्माण होता है। आगे हम बात करते हैं जैविक समुदाय की। जैविक समुदाय क्या होता है? देखिए, जब किसी समुदाय में कई तरह के जीव सम्मिलित हो जाते हैं तथा एक दूसरे से परस्पर क्रिया करने लगते हैं, मतलब विभिन्न प्रजातियां, और ये प्रजातियां जो है एक दूसरे से परस्पर क्रिया करती है, ये प्रजातियां परस्पर क्रिया करती हैं एक दूसरे से, तो उसको हम एक जैविक समुदाय का दर्जा दे सकते हैं। जैविक समुदाय, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि यहाँ पे सांप भी है, एक समुदाय में सांप भी है, बिल्ली भी है, मानव भी है, भैंस भी है, गाय भी है, ठीक, शेर भी है, चीता भी है। तो ऐसे बहुत सारी प्रजातियों के जीव मिलकर के क्या निर्माण करते हैं? एक जैविक समुदाय का निर्माण करते हैं। तो अभी के लिए डेफिनेशन ही काफ़ी है, आगे हम लोग जब चलेंगे तो डिटेल्स व्यू में आके बात करेंगे, ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक हम हे गाइस, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रजाति संरचना और प्रभाविता। ये दोनों पॉइंट जो है हम सामुदायिक अभिलक्षण के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। सामुदायिक अभिलक्षण का इंग्लिश मीनिंग होता है कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम बेसिकली एक छोटा सा नॉलेज रखेंगे कि एक जनरल नॉलेज रखेंगे कि इन चीज़ों का मतलब क्या होता है। देखिए, प्रजाति संरचना का मतलब होता है कि साल भर में किसी समुदाय में, जैविक समुदाय में साल भर में पौधों की कुल संख्या जो होती है उसको हम प्रजाति संरचना के अंतर्गत लाते हैं। और प्रभाविता का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एक ए नाम की स्पीसीज है और वो अपने किसी जैविक समुदाय में अपने जैव भार, संरचना आदि के आधार पे अन्य स्पीसीज को कैसे प्रभावित करती है, इसको हम प्रभाविता के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक सांप की प्रजाति है, तो सांप की प्रजाति जो है वो अपने अन्य प्रजातियों में, जैसे मेढक की प्रजाति हो गई, कीड़े मकोड़ों की प्रजाति हो गई, और जो भी है चील की प्रजाति हो गई, तो इन सब प्रजातियों को कैसे प्रभावित कर रही है, ठीक है, इसको हम प्रभाविता कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रजाति विविधता क्या है? तो इसको तो नाम से ही पता चल रहा है कि प्रजातियों में विविधता। प्रजाति विविधता का मतलब किसी समुदाय में जैसे कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं किसी समुदाय में, तो कई सारी प्रजातियां मिल करके ही तो एक जैविक समुदाय का निर्माण करती हैं। और उस जैविक समुदाय में अपघटक भी होते हैं, शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जो अलग अलग प्रजातियां होती हैं और एक दूसरे से परस्पर अंतःक्रिया कर रही होती हैं, तो इनको जो है प्रजाति विविधता का दर्जा दिया जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? उसको कहते हैं कीस्टोन प्रजाति क्या होती हैं। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। कीस्टोन प्रजाति, कीस्टोन प्रजातियां बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया है इससे कि कीस्टोन प्रजातियां क्या होती हैं। देखिए, कीस्टोन प्रजाति की अवधारणा सबसे पहले किसने दी, इसको जान लेते हैं। इसकी अवधारणा जो है वो 1969 में एक जीव विज्ञानी हुए, रॉबर्ट टी पेन। कौन हुआ? जीव विज्ञानी हुए, इनका नाम है रॉबर्ट टी पेन। इन्होंने कीस्टोन प्रजाति की अवधारणा दी थी। ओके, देखिए, अगर कीस्टोन प्रजातियों की बात करें तो ये ऐसे जीव होते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को ये परिभाषित करते हैं। ओके, मतलब क्या है? मतलब यही है कि ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इन प्रजातियों के बिना, देखिए मान लीजिए अगर कीस्टोन प्रजातियां खत्म हो जाती हैं तो पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र जो है
या तो वो समाप्त हो जाएगा, अगर कीस्टोन प्रजातियां खत्म हो जाती हैं तो पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र या तो समाप्त हो जाएगा, या फिर ऐसी आक्रामक प्रजातियां आएंगी, या फिर ऐसी आक्रामक प्रजातियों का जन्म होगा जिससे पारिस्थितिकी तंत्र का अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। किसका? पारिस्थितिकी तंत्र का, इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम का जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाएगा। अच्छा, कीस्टोन प्रजातियों के कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अगर उदाहरण के लिए बात करें कीस्टोन प्रजातियों के उदाहरण के लिए, तो अफ्रीकी हाथी। सेकंड नंबर पे टाइगर शार्क, बड़े बड़े जीव देखिए, सगरुआ कैक्टस, भूरा भालू, अंजीर एक पेड़ भी होता है, अंजीर में फल लगते हैं, अंजीर का पेड़ होता है। तो मान लीजिए एक अंजीर के एग्जाम्पल से इसको थोड़ा और रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करते हैं। तो अंजीर जो है वो वर्षा वनों में पाया जाने वाला एक पेड़ है, ठीक है। तो जब जो है ऐसी कंडीशन आती है कि जीवों को भोजन की कमी रहती है, जब भोजन की कमी रहती है तो क्या होता है कि इस अंजीर के पेड़ को, ठीक, अंजीर के पेड़ से फल जो है वो खा कर के जीवित रहते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कीस्टोन प्रजातियां जो है वो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं, और एक प्रकार से ये दूसरे जीवों को एक आधार प्रदान करती हैं जीवित रहने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से कीस्टोन प्रजाति की अवधारणा हमने पढ़ी, और ये पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित भी करती हैं। उसके बाद इसी में 2-3 पॉइंट और पढ़ लेते हैं। कोई भी जीव, मान लेते हैं कोई भी जीव कवक, पौधे आदि जो है वो कीस्टोन प्रजाति का हो सकते हैं, वो कीस्टोन प्रजाति हो सकते हैं। एक पॉइंट ये हो गया, इससे क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है। और जो कीस्टोन प्रजातियां होती है इनका खाद्य जाल पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। खाद्य जाल पे मतलब जो फूड चेन होती है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इन प्रजातियों का, कीस्टोन प्रजातियों का। एक इसमें टर्मिनोलॉजी आती है अक्सर कीस्टोन प्रजातियों में, उस टर्मिनोलॉजी को कहते हैं कि कार्यात्मक अतिरेक। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है, बहुत सामान्य सा मतलब है, ये मंगल ग्रह से लाए गए ट्रांसलेट किए गए शब्द हैं। तो देखिए, अगर कीस्टोन प्रजातियां जो है, अगर ये समाप्त हो जाएं, ठीक, तो समस्त पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो खतरे में आ जाएगा। तो इसी को कहते हैं कार्यात्मक अतिरेक, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं, आगे का टॉपिक क्या है हमारा। तो उसके बाद कई अन्य प्रजातियां हैं, जैसे कीस्टोन प्रजातियों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब जो है फाउंडेशन प्रजाति के बारे में हम पढ़ेंगे। फाउंडेशन प्रजाति, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? फाउंडेशन प्रजाति। फाउंडेशन प्रजाति क्या है? देखिए, फाउंडेशन प्रजाति भी जो है वो अन्य प्रजातियों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसको ऐसे समझ लो जैसे कोरल रीफ, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, क्या एग्जाम्पल है? कोरल रीफ का। कोरल रीफ, मैंने अगर कोरल रीफ क्या होता है इस पे मैंने एक वीडियो में पढ़ाया है, आप जाकर के देख सकते हो। देखिए, कोरल रीफ जो है एक चूना आधारित जीव होता है। तो कोरल रीफ जो है वो समुद्र का वर्षावन भी कहा जाता है।
समुद्र का वर्षावन। क्योंकि क्यों कहा जाता है? देखिए, क्योंकि वर्षा वनों में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रजाति विभिन्नता होती है, प्रजातीय विविधता होती है। विभिन्नता या विविधता एक ही बात है, प्रजाति विविधता होती है। तो उसी तरह कोरल रीफ में भी बहुत ज़्यादा प्रजाति विविधता होती है। और इसीलिए अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज़्यादा प्रजाति विविधता कहाँ पाई जाती है, नंबर 1 पे दे दे वर्षावन, नंबर 2 पे दे दे कोरल रीफ, नंबर 3 पे दे दे आपका डेल्टा प्रदेश, नंबर 4 पे दे दे, ऐसे 4 ऑप्शन दे दे, तो उसमें से आपको राइट ऑप्शन मारना होगा कि कोरल रीफ्स जो होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा प्रजाति विविधता पाई जाती है। तो फाउंडेशन प्रजाति भी जो है वो अन्य प्रजातियों की संरक्षक होती है। जैसे कि मैंने कोरल रीफ का एग्जांपल दिया कि कोरल रीफ जो है, कोरल रीफ में इतनी ज़्यादा प्रजाति विविधता पाई जाती है कि विश्व में कहीं भी और कहीं इतनी ज़्यादा प्रजाति विविधता नहीं पाई जाती है। तो ये भी एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, एक प्रजाति और आती है जिसको कहते हैं अम्ब्रेला प्रजाति, छाता प्रजाति। छाता प्रजाति, देखिए ये कुछ कुछ कीस्टोन प्रजातियों की तरह होती हैं, कीस्टोन प्रजाति की तरह होती हैं। मतलब ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं अपने पारिस्थितिकी तंत्र में। और इनकी एक विशेषता होती है कि ये उच्च कशेरुकी होती हैं। क्या होता है इसमें? उच्च कशेरुकी। मतलब कि इस प्रजाति के जीवों में जो है वो हायर वर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं। मतलब रीढ़ की हड्डी जो होती है हमारी, ठीक, उसको कशेरुकी कहते हैं। तो वैसे पाए जाते हैं इन प्रजातियों में। अगर कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो नॉर्दर्न स्पॉटेड, नॉर्दर्न स्पॉटेड आउल जो होता है, नॉर्दर्न स्पॉटेड आउल जो होता है, ये एक जीव होता है। ठीक है, इसमें भी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। इसके अलावा जो है टाइगर, इसके अलावा ब्रिजली बियर एक होता है जीव, ग्रिजली बियर, सॉरी ग्रिजली बियर। तो ये कुछ जीव होते हैं जो कि उच्च कशेरुकी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे होंगे, लेकिन एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ 3 देख लेते हैं। और कीस्टोन प्रजाति जो है, ये कीस्टोन प्रजाति के जैसे ही होते हैं। मतलब कि ये भी कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं। अगर ये खत्म हो जाए ये जीव तो पारिस्थितिकी तंत्र संकट में पड़ जाएगा। इनको छाता प्रजाति या अम्ब्रेला स्पीसीज भी कहते हैं। एक लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज आती है, उस स्पीसीज का नाम जो है वो संकेतक प्रजाति है। क्या नाम है? संकेतक प्रजाति। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, संकेतक प्रजाति। देखिए, संकेतक प्रजाति में जो जीव पाए जाते हैं, जो जीव इसमें पाए जाते हैं वो बहुत संवेदनशील होते हैं। संवेदनशील होते हैं। कैसे संवेदनशील होते हैं? बाहरी परिवर्तनों के प्रति। ठीक है, बाहरी जो परिवर्तन होते हैं उनके प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। बाहरी परिवर्तन में तात्पर्य जैसे कि वायु प्रदूषण हो गया, मृदा प्रदूषण हो गया, मतलब जितने भी प्रकार के प्रदूषण होते हैं उनके लिए, और तापमान हो गया। तो इन फैक्टर्स के प्रति जो ये संगठक है, इनके प्रति जो है ये संकेतक प्रजातियां जो हैं वो बहुत संवेदनशील होती हैं। ठीक, और अगर पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा होता है तो इन संकेतक प्रजातियों के माध्यम से जो है वो पता चल जाता है कि अब धीरे धीरे चेंजेस आने शुरू हो गए हैं इन्वायरमेंट में। अभी के लिए यहीं पे रखते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर